Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on norm and norm vector space. Norm and norm vector space. Let V be a real vector space, then the norm of or length of vector V in V is a non-negative real number denoted by V double bar. The norm satisfied the following axiom. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी हमने नॉर्म की डेफिनेशन पढ़ी थी कि इनर प्रोडक्ट के अंदर हम नॉर्म को कैसे डिफाइन करेंगे। एज इट इज़ यहाँ भी उसी तरीके से है कि आपके पास वी एक वेक्टर स्पेस है और उसका हमने कोई भी वेक्टर लिया वी, तो उसके जैसे कि हम वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं उसी तरीके से इसका नॉर्म कैलकुलेट करते हैं, यानी उसको हम यहाँ नॉर्म कहते हैं। तो वो उसकी तीन कंडीशंस हैं, ये तीन कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो देन हम उसको नॉर्म कहेंगे। यानी वो जो स्पेस होगी, ऐसी स्पेस जिसके अंदर ये तीनों कंडीशंस होल्ड हों, वेक्टर जो है वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे किसी भी स्पेस का, वेक्टर स्पेस का, तो हम उस स्पेस को फिर नॉर्म स्पेस कहेंगे। तो पहली कंडीशन ये है कि जो वेक्टर कोई भी वेक्टर आपका वी में लेंगे उसका जो नॉर्म होगा वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा, जैसे कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर होता है। और अगर वो वेक्टर का नॉर्म अगर जीरो के बराबर है तो इफ़ एंड ओनली इफ वो वेक्टर इटसेल्फ जो है वो जीरो होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर किसी भी वेक्टर के साथ आपके पास कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर हम उसका नाम ले रहे हैं तो हम वेक्टर का नाम अलग ले लेंगे और फिर के का मैग्नीट्यूड अलग ले लेंगे, यानी के पॉजिटिव होगा, इसलिए हम उन्होंने सिंगल मॉड लगाया है, क्योंकि के का डबल मॉड नहीं होगा क्योंकि ये वेक्टर नहीं है, रियल नंबर है। थर्ड कंडीशन जो है इसको हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं कि जब भी दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे और फिर उसका नाम लेंगे तो पहले वेक्टर का नाम अलग हो जाएगा प्लस दूसरे वेक्टर का नाम अलग हो जाएगा और वो लेस देन आर इक्वल होगा। तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है, जिसको थर्ड कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। इसको हम नेक्स्ट में प्रूफ करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तीन कंडीशंस नॉर्म की होती हैं। तो किसी भी वेक्टर स्पेस के ऊपर अगर ये तीन कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, यानी वेक्टर स्पेस के जो वेक्टर्स हैं अगर वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो वो वेक्टर स्पेस जो है वो नॉर्म वेक्टर स्पेस कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर्स इन नॉर्म स्पेस। द डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स u एंड v, यानी वेक्टर स्पेस के अंदर आपने दो वेक्टर लिए और उनके दरमियान आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन द नॉर्म स्पेस, तो उसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, d ऑफ u v विच इज़ इक्वल टू u माइनस वी और u माइनस वी का इनर, यानी u माइनस वी का और u माइनस वी का इनर जो है अगर आप ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, उन दो वेक्टर्स का उस नॉर्म स्पेस में डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा कि ये थ्योरम है, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस द फंक्शन डिफाइंड बाय एक्स नॉर्म विच इज इक्वल टू एक्स का एक्स के साथ इनर और स्क्वायर रूट डिफाइंड एज ए नॉर्म इन वी, यानी ये नॉर्म जो है नॉर्म स्पेस में डिफाइंड है। तो आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करें। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये है कि जब हम किसी भी वेक्टर का नॉर्म कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आता है। तो यहाँ देखें एक्स का जो नॉर्म है वो बराबर है एक्स का एक्स के साथ इनर और फिर उसका स्क्वायर रूट। तो जब भी हम किसी वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन ही जीरो आ सकता है, नेगेटिव नहीं आता। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम इसका नॉर्म को जीरो के बराबर रखेंगे तो इफ़ एंड ओनली इफ नॉर्म की जो डेफिनेशन है वो बराबर है एक्स का एक्स के साथ इनर और उसका स्क्वायर रूट, तो वो जीरो के बराबर हो जाएगा। और अगर इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें तो एक्स का एक्स के साथ इनर जीरो हो जाएगा। तो इनर प्रोडक्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर का वेक्टर के साथ इनर लें और वो जीरो के बराबर है, इसका मतलब है वो वेक्टर इटसेल्फ जीरो है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि अगर आपके पास किसी भी वेक्टर का नॉर्म जीरो है तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर इटसेल्फ जीरो है। तीसरी कंडीशन ये है कि अल्फ़ा एक्स का नॉर्म हमने प्रूव करना है कि अल्फ़ा और एक्स नॉर्म के बराबर है, तो हम उसका क्या करते हैं, स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। स्क्वायर इसलिए कंसीडर किया क्योंकि यहाँ फिर अगर हम स्क्वायर ना लें तो फिर यहाँ स्क्वायर रूट होगा, तो हम उसका अल्फ़ा एक्स नॉर्म का स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो वो बराबर होगा डेफिनेशन के मुताबिक अल्फ़ा एक्स के साथ इनर। तो डेफिनेशन के मुताबिक एक अल्फ़ा मैंने बताया था इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी में कि अगर यहाँ भी अल्फ़ा आ गया यहाँ भी अल्फ़ा आ गया तो इससे भी बाहर आएगा और इधर से भी बाहर आएगा, तो ये हमारे पास अल्फ़ा मॉड स्क्वायर हो जाएगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो वैसे हम प्रॉपर्टी से करते हैं कि अल्फ़ा एक्स, एक दफ़ा अल्फ़ा यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा एक्स अल्फ़ा एक्स, और फिर एक दफ़ा जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। अल्फ़ा एक्स क्या कॉन्जुगेट ऐसे हुआ कि हमने अल्फ़ा एक्स और एक्स को जब हमने इधर से इंटरचेंज किया, जब इनर को आपस में इंटरचेंज किया तो ऊपर कॉन्जुगेट आ गया, तो जो कॉन्जुगेट आया तो जब अल्फ़ा बाहर आएगा तो अल्फ़ा का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इस वजह से जब ये वाला अल्फ़ा बाहर आएगा तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, अंदर बचेगा एक्स का एक्स के साथ इनर। तो अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट जो होता है वो अल्फ़ा मॉड स्क्वायर होता है, और एक्स एक्स का इनर जो है वो आपका क्या हो गया, वैसे ही
फिर जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो इधर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया और एक्स एक्स इनर का स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ से ये हमारे पास प्रॉपर्टी तीसरी होल्ड हो जाती है। इसी तरीके से चौथी प्रॉपर्टी हमने x प्लस वाई जो है उसके नॉर्म का स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का x प्लस वाई के साथ इनर। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं कि x का x प्लस वाई के साथ इनर अलग हो जाएगा और y का x प्लस वाई के साथ इनर अलग हो जाएगा। और फिर एक्स प्लस वाई को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स का कॉन्जुगेट, क्योंकि इंटरचेंज किया है, और इधर y एक्स प्लस वाई है, इसको भी इंटरचेंज कर दें तो x प्लस वाई और y का कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसमें x का x के साथ इनर, फिर y का x के साथ इनर होल कॉन्जुगेट, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक्सपेंड कर दिया। इधर भी वही काम करें, x का y के साथ इनर और y का y के साथ इनर और कॉन्जुगेट सेपरेट भी इसको कर लें, इन्हें इसका सेपरेट हो गया, इसका भी सेपरेट हो गया, इसका भी सेपरेट और इसका भी सेपरेट। अब x x का जो कॉन्जुगेट होगा वो x x के बराबर होगा, y x के इनर का जो कॉन्जुगेट होगा वो x y के बराबर होगा, x y के इनर का जो कॉन्जुगेट है वो y x के बराबर होगा। प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं, y y का जो कॉन्जुगेट होगा वो y y के बराबर होगा। तो x का जब x के साथ इनर लिया तो x नॉर्म का स्क्वायर हो गया। x y और y x जो है ये आपके पास y x को हम लिख सकते हैं x y का कॉन्जुगेट। तो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट में ऐड करते हैं तो वो 2 टाइम रियल पार्ट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो हमारे पास ये बराबर हो गया इसके, यानी ये हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ हुई कम्प्लेक्स नंबर की, और y का y के साथ इनर जो है वो y नॉर्म का स्क्वायर हो जाएगा। और ये एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उसके मॉडुलस से छोटा होता है। तो जब हमने यहाँ रियल की जगह उसका मॉडुलस पुट किया तो वहाँ हमारे पास लेस देन आर इक्वल आ गया। तो प्रॉपर्टी के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास ये एक शकवाज इनइक्वालिटी भी होती है, हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे कि एक्स वाई का जो इनर का मॉडुलस है, मॉड है, वो बराबर होता है लेस देन आर इक्वल होता है एक्स नॉर्म मल्टीप्लाई बाय वाई नॉर्म। तो जब हम इसकी जगह इसके नॉर्म पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास देन भी लेस देन आर इक्वल आएगा। वो ऑलरेडी पहले लेस देन आर इक्वल है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देन भी लेस देन आर इक्वल ही रहेगा। तो हमने ये पुट कर दिया, उसकी वैल्यू ये हो गया एक्स नॉर्म अलग, वाई नॉर्म अलग और वाई नॉर्म का स्क्वायर। तो ये बन गया ए का स्क्वायर जमा 2ab जमा बी का स्क्वायर, तो ये बन गया ए जमा बी होल का स्क्वायर। तो ये बन गया एक्स प्लस वाई नॉर्म का स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू हो गया एक्स नॉर्म प्लस वाई नॉर्म का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास ये कैंसल आउट होने के बाद ये आपके पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। तो तीनों चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो गई तो हम कहेंगे ये नॉर्म स्पेस है। तो दिस कंप्लीट द प्रूफ गिविंग एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज आल्सो ए नॉर्म स्पेस अंडर दी नॉर्म डिफाइंड। यानी किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर अगर हम किसी भी वेक्टर स्पेस के अंदर अगर हम इनर को डिफाइन करा दें तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बन जाती है, और उसी के अंदर अगर हम नॉर्म को डिफाइन करा दें तो वो हमारे पास नॉर्म स्पेस कहलाएगी। Thank you very much.